2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, पहला सवाल तो ये है। लेकिन विगत दिनों नीतीश कुमार का जो अमर्यादित बयान आया है, यह क्या फैक्टर नहीं बनेगा इंडिया गठबंधन को? क्या यूपी बिहार से नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती है क्या? जातिगत जनगणना लाने के बाद बेशक ही सियासी हलचल पैदा हुई थी, लेकिन 2014 के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक मुद्दा, एक उबाल सा भर दिया है, इस उबाल को यह जातिगत जनगणना कैसे सेंध लगा पाएगी? क्योंकि तमाम लोग हिंदुत्व की बातें करते हुए नजर आते हैं और आप देखेंगे तो लगातार कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पे किसी विशेष समुदाय के सामने जय श्री राम का नारा लगा देना, या उसके विपरीत में विशेष समुदाय के द्वारा भी हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया जाना। तो एक प्रकार से हिंदुत्व बनाम जातिवाद की लड़ाई जो है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हिंदुत्व बनाम जातिवाद का तो एक अलग फैक्टर है, इसके अलावा भी जनता जो है लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे चर्चा करती है। और हम बात कर रहे थे लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली के ऊपर, तो नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अभी रोजगार सृजन को लेके एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया, जिसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। तो क्या यह रोजगार सृजन बिहार प्रदेश में छात्रों को रोजगार देना जो है, क्या यह पूरे देश में 2024 के लिए यह भी फैक्टर बनता हुआ नजर आएगा, या हिंदुत्व बनाम केवल जातिवाद ही देखने को मिलेगा? देश में एक तरफ जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं लोकसभा 2024 का महासमर भी शुरू हो चुका है और विभिन्न दल जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में निकलकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता। हमारा विषय आज का यही होने वाला है कि 2019 लोकसभा चुनाव से किस प्रकार बदलेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे चीफ एडिटर पंकज सिंह। पंकज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, पहला सवाल तो ये। देखिए विश्वजीत, 2019 के चुनाव के पहले भी 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2024 की लोकसभा चुनाव के पहले इस समय 2023 में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लगभग स्टेट वही थे। 2018 का चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं था, भाजपा के पक्ष में नहीं था। 2018 का चुनाव परिणाम अगर हम एमपी की बात कर लें, वहाँ सिंधिया के बगावत के पहले कमलनाथ की सरकार बनी थी। राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। रमन सिंह की 15 साल की सरकार बहुत बुरी तरह हारी थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इस बार जो मतलब कि मीडिया में है कि ये सेमीफाइनल है, कहीं से कुछ सेमीफाइनल नहीं है। देखिए, सेमीफाइनल में एक टीम हारती है तो बाहर हो जाती है, यहाँ कोई बाहर होने वाला नहीं है। यहाँ कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, सब फाइनल में है। और 2024 का फाइनल इन्हीं के बीच में, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है विश्वजीत, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतर ये है कि पिछले बार विपक्ष की एकता शून्य थी, इस बार कहीं न कहीं विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया है। अब वो गठबंधन कितना प्रभावी होता है, वो गठबंधन कितना अपना प्रभाव दिखाता है, ये तो 2024 में स्पष्ट होगा। लेकिन अंतर मूल यही है कि यहाँ विपक्ष कहीं न कहीं एकत्रित हुआ है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। आप गठबंधन बनने की बात कर रहे हैं, मतलब माइनर अंतर यही देखा जाए कि पिछली बार मोदी बनाम अन्य दलों की लड़ाई थी, लेकिन इस बार मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई कही जाएगी। नहीं, मोदी तो देखिए, मोदी तो एक फैक्टर है। हम बात कर लें अगर मतलब कि बहुत पहले जाएं तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रहता था, लेकिन कांग्रेस जीत जाती थी चुनाव इंदिरा के नाम पर। तो वर्तमान स्थिति यही है कि मतलब कि देखिए 10 से 12% ऊँट जो है वो बीजेपी का नहीं है। उनको मतलब जिनको भक्त कहा जाता है, तो वो भक्त बीजेपी के भक्त नहीं है,
वो मोदी के भक्त हैं। तो मोदी तो मतलब देखिए फैक्टर है ही, लेकिन आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन मतलब कि इनको देखिए इसमें एंकर की भूमिका, कांग्रेस ऐसे भी राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी है, तो एंकर की भूमिका में तो कांग्रेस है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों से, क्षेत्रीय छत्रपों से भाजपा की लड़ाई होने जा रही है। तो परिस्थितियां पिछले बार भी वही थी, इस बार भी यही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब कि एक एकता का, अभी तो खैर कह नहीं सकते हैं, इसमें तो अभी तमाम वाकयुद्ध चल रहे हैं, लेकिन जो एकता का प्रदर्शन किया है विपक्ष ने, ये कहीं ना कहीं इस बार एनडीए की राह दुरह करने वाली है। आपने अभी बताया कि मोदी बनाम क्षेत्रीय छत्रपों की लड़ाई, अर्थात जितने भी राज्य की पार्टियां हैं, राज्य के बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके साथ मोदी की लड़ाई होने वाली है। लेकिन मैं बात करूं बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जिस इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, वहाँ उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में आमने सामने नजर आ रही है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बयानबाजियां होती हैं, तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बयानबाजी करते हैं। दूसरी तरफ बात करें यदि बिहार में, तो बिहार में आप इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन विगत दिनों नीतीश कुमार का जो अमर्यादित बयान आया है, यह क्या फैक्टर नहीं बनेगा इंडिया गठबंधन को? क्या यूपी बिहार से नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती है क्या? देखिए, हम अगर पहले बात यूपी की कर लेते हैं, तो यूपी में 2014 में चाहे 2019 में एनडीए गठबंधन ने बहुत एक तरह से क्लीन स्वीप वाली स्थिति विपक्ष की है। लोग कहते हैं कि रास्ता यूपी से ही बनता है केंद्र का, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। देखिए, रास्ता यूपी से नहीं बनने वाला है। जहाँ एनडीए मजबूत है वहाँ एनडीए को अगर मतलब कि वहीं अगर कमज़ोर करना चाहेगी विपक्ष, तो सफल नहीं हो पाएगी। देखिए, इससे इतर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें कि पिछले बार भी अखिलेश और मायावती का गठबंधन था, तो उससे तो बड़ा गठबंधन नहीं होने वाला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2% वोट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। और नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अजय राय एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मुस्लिम हमारे तरफ से डाइवर्ट, एक तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वो हो सकता है कि 24 के पहले आ जाएं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि सपा हमको अधिक से अधिक सीट पर लड़ाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्टर देखिए नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि कमोवेश यहाँ 10 सीट का भी नुकसान अगर कर देता है इंडिया गठबंधन, तो बहुत बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश में मोदी ही नहीं, योगी भी एक फैक्टर है। और इसके बाद अगर हम बिहार में चले जाएं, तो बिहार में देखिए परिस्थितियां बदली है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने अमर्यादित बयान दिया है विधानसभा में, सदन में, अपने राज्य के सदन में, लेकिन इसके विपरीत अगर हम 2019 से तुलना करें तो 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तो वहाँ से अब परिस्थितियाँ बदली हैं। चाहे जो भी स्थिति रही हो, बिहार में जनता की एक वर्ग का वोट हमेशा से राजद के साथ रहा है। और कहीं न कहीं लालू के बाद तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को संभाल कर रखने में कामयाब हैं। चाहे नीतीश और भाजपा एक साथ भी लड़ी है, तो मतलब कि उनका वोट शेयर एक रहा है। पिछले बार ही विधानसभा में आप देखिए दोनों लड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद बनी थी वहाँ पर, तो राजद का वजूद है। अब नीतीश कुमार चूँकि एंकर की भूमिका में थे, तमाम विपक्षियों को इकट्ठा वही किए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं कि कांग्रेस अपने राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के मूल को भूल रही है। जो मतलब बातें, चाहे बंगलौर बैठक की बात कर ले, चाहे बम्बई बैठक की, जहाँ भी जो बातें तय थी उससे कांग्रेस पीछे हट रही है। तो नीतीश कुमार वहाँ से उनके मन में एक दुविधा आई है, वो कहीं न कहीं उनका मन बढ़ा। मन इसलिए मैं बढ़ा कहा हूँ कि जो 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना का आंकड़ा पेश किए, उसके बाद मतलब कि एक देश में जो इस पर राष्ट्रव्यापी बहस चालू हो गई, तो
उनका मतलब कि लगा कि अब हम सब हासिल कर लिए हैं, यहीं से सब हासिल कर लिए। ऐसे बड़बोलापन कहा जाएगा कि गलत शब्दों का चयन, वो भी विधान मंडल की मतलब कि विधानसभा की बैठक में, वहाँ सदन के बीच में बोलना, तो यहाँ उनका बड़बोलापन था। कहीं आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, कहीं दिखाना चाहते थे कि नहीं हम भी इंडिया गठबंधन के केंद्र में हैं। पड़ेगा, लेकिन राजनीति में इस ढंग के मतलब कि मैटर चलते रहते। जातिगत जनगणना लाने के बाद बेशक ही सियासी हलचल पैदा हुई थी, लेकिन 2014 के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक मुद्दा, एक उबाल सा भर दिया है, इस उबाल को यह जातिगत जनगणना कैसे सेंध लगा पाएगी? क्योंकि तमाम लोग हिंदुत्व की बातें करते हुए नजर आते हैं और आप देखेंगे तो लगातार कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पे किसी विशेष समुदाय के सामने जय श्री राम का नारा लगा देना, या उसके विपरीत में विशेष समुदाय के द्वारा भी हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया जाना। तो एक प्रकार से हिंदुत्व बनाम जातिवाद की लड़ाई जो है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जय श्री राम का नारा मतलब ये श्री राम मंदिर से चल रहा है। और श्री राम मंदिर, देखिए श्री राम मंदिर का फायदा उठाकर ही बीजेपी अस्तित्व में आई है। और श्री राम मंदिर का जो भी फायदा लेना था बीजेपी 90 के दशक में ही ले चुकी है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के 2 बार से सत्ता में रहे हैं, पूर्ण बहुमत से रहे हैं, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं भी आपको राम मंदिर दिखा नहीं। अगर कहीं 1-2 लाइन लिखा भी था तो 32वें 35वें लास्ट पेज पर, लास्ट में कहीं से भी। आज आरएसएस ने कहा था नरेंद्र मोदी से, जब 14 में सरकार बनाई, कि आप अध्यादेश लाइए, कानून लाइए, कानून लाकर राम मंदिर का फैसला करिए। तो उन्होंने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, राम मंदिर बन रहा है। और देखिए, संयुक्त हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन बीजेपी को भी अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान में जाति और धर्म का कितना महत्व है। इसलिए वो मतलब कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, धर्म को, तो उनका हिंदुत्व मुस्लिम विरोधी है। हिंदू को कहीं ना कहीं संगठित करने की बात होती है बीजेपी के हिंदुत्व में, लेकिन गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी हूँ, इसलिए। तो उनको कास्ट फैक्टर पता है, तब न कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ इसलिए हमारे ऊपर मतलब हमको गालियाँ सुनने को मिलती है। तो नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है। रही बात इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया है ओबीसी आंकड़ा, तो ओबीसी आंकड़े में हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं विश्वजीत कि इसमें ईसीबी है जो अति पिछड़ा वर्ग है। ये अति पिछड़ा वर्ग को ही जोड़कर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। अब चैलेंज उनके सामने ये है कि इसको 2024 में इस वोट को अपने साथ बरकरार रखें, क्योंकि ओबीसी में आप देखेंगे यादव, चाहे उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए चाहे बिहार जोड़ लीजिए, यादव तो हिंदू तो भी हैं, हिंदू तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यादव आप बिहार का भी आंकड़ा देख लें, आपको भी पता है कि नहीं जाएंगे राजद के साथ। आप उत्तर प्रदेश को भी देख लें कि यादव जाएंगे अखिलेश के साथ। तो हिंदू तो उनके हिंदू होने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? इसमें मतलब जो वर्ग में उपवर्ग हो गया है, ओबीसी में अति पिछड़ा, ये सब जो सब बांटे हैं, तो कहीं ना कहीं अब चैलेंज होगी उनको। नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि ओबीसी हैं भाजपा के साथ, ये बरकरार रखें। नीतीश कुमार जो विधानसभा में 65% आरक्षण का दाव खेले हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने होने जा रही है। इससे निपटना ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। हिंदुत्व बनाम जातिवाद का तो एक अलग फैक्टर, इसके अलावा भी जनता जो है लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे चर्चा करती है। और हम बात कर रहे थे लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली के ऊपर, तो नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में अभी रोजगार सृजन को लेके एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया, जिसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। तो क्या यह रोजगार सृजन बिहार प्रदेश में लोगों छात्रों को रोजगार देना जो है, क्या यह पूरे देश में 2024 के लिए यह भी फैक्टर बनता हुआ नजर आएगा, या हिंदुत्व बनाम केवल जातिवाद ही देखने को मिलेगा? देखिए, कायदे से तो कहा चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर होना चाहिए ना, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारी राजनीति की दिशा घूम गई है। हमारे पूरे समाज के, मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मतलब कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी हैं, जो भी अस्तित्व में आई हैं, वो सब कहीं न कहीं किसी धर्म और रिलीजन कास्ट से ही जुड़कर आई हैं। आप मतलब कि हम तो उत्तर भारत की राजनीति को देख रहे हैं। उत्तर आप जाइए साउथ में, अभी तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे सनातन धर्म के खिलाफ मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप मतलब कि एनडीए की सहयोगी रही जयललिता की पार्टी जो थी, एमडीए के जो भी है, वो भी एनडीए का साथ छोड़कर चली गई इसी सनातन के मुद्दे पर। तो कहीं न कहीं देखिए, क्षेत्रीय जो होता है वहाँ जाति धर्म है, लेकिन कायदे से बहस का मुद्दा यही होना चाहिए कि रोजगार, सड़क, बिजली, पानी। तो रोजगार के मुद्दे पर देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बहस करने से पीछे हट रही है। नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार में, नीतीश कुमार के अगर अमर्यादित बयान को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए हनुमान की भूमिका में थे, लेकिन अब वो हनुमान भी अमर्यादित बोलकर, चूँकि एक कलयुग की रामायण चल रही है, रामायण का कल महाभारत है, यहाँ मतलब कि सब मिक्स हुआ है। तो यहाँ हनुमान तो बने थे, लेकिन अपने अमर्यादित बयान से अपनी छवि को नुकसान पहुंचा दिए। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत हानि है और कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, लेकिन बहस होना चाहिए। अब बहस बनेगा, देखिए बहस जातिगत मतलब कि आप कह रहे हैं रोजगार, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। एक बड़ा मुद्दा देखिए, अगर विपक्ष चाहे तो बना सकता है। अग्निवीर जो है, अग्निवीर की जो भर्ती 4 साल की हो रही है, मतलब कि इसमें अभी देखिए हाल में पहला अग्निवीर शहीद हो गया है। अगर कोई शहीद हो जाता है सेना पर, तो शहीद को तो आप दे देंगे जो भी देना होगा, लेकिन जो सेना पर आए उसके बाद रोजगार न मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अग्निवीर में ये रहता कि नहीं, आप 4 साल की सेना की नौकरी करिए, आने के बाद आपको प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता की जगह अगर गवर्नमेंट आज उस अग्निवीर में लिख दे कि नहीं, वहाँ से 4 साल सेना की नौकरी के बाद आप वापस आएंगे तो गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा, तब तो ये बढ़िया योजना है। नहीं, ये 4 साल का अग्निवीर भी अगर विपक्ष मुद्दा बनाए तो बनेगा, क्योंकि इस देश के युवा अब रोजगार पर बहस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियां हर राज्य में, एक अपवाद हो गया बिहार कि यहाँ इतनी सारी नौकरियां दे दी, नहीं, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन हर राज्य की जनता चाहती है कि हमारी सरकार हमको रोजगार दे। इस पर युवा बहस करना चाहते हैं। आप अभी सुन रहे थे कि 2019 लोकसभा चुनाव से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 कितना अलग होने वाला है। क्या हिंदुत्व बनाम जातिवाद ही मुद्दा बन के आएगा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी मुद्दा बनेगा? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही खबरों के खिलाड़ी की टीम जो है लगातार ऐसे ही समय समय की मुद्दे पे फैक्ट एनालिसिस के रूप में जो है खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करती रहेगी। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। यदि हमारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।